नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। और आज हम लोग अपनी जो इकाई 4 है उसके अंतर्गत बात करेंगे बाल साहित्य का चयन एवं उपयोग कि बाल साहित्य का चयन है वो किस प्रकार होना चाहिए और उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो चयन की बात अगर हम कर रहे हैं तो विद्यार्थियों के स्तर के आधार पर इसका चयन होना चाहिए। उसके अंतर्गत स्पष्टता होनी चाहिए। जो बाल साहित्य का जो चयन किया जा रहा है वो विद्यार्थियों के लिए शिक्षाप्रद हो, इस प्रकार के साहित्य का चयन किया जाना चाहिए। और हम बात करें उपयोग, तो विद्यार्थी है उसका उपयोग जो वो करते हैं तो उनके अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसके अलावा अन्य साहित्यों को पढ़ने में उनकी रुचि भी उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं हम लोग साहित्य के चयन को। बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति के विकास के लिए बाल साहित्य की उपलब्धता जरूरी है और इस उपलब्धता के साथ ही बच्चों में उसके चयन एवं उपयोग की कुशलता भी जरूरी है। इस संदर्भ में बाल उपयोगी पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य बाल साहित्य का पठन एक सशक्त साधन सिद्ध हो सकता है। इनके माध्यम से बच्चे रोचक एवं मनोरंजन सामग्री के संपर्क में आकर पठनशीलता की ओर प्रेरित हो सकते हैं। और आजकल तो बाल साहित्य हमें पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से बालकों को इन बाल साहित्यों से अवगत करवा सकते हैं, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में आजकल विद्यार्थियों की वैसे भी रुचि नहीं होती है। लेकिन अगर वही हम कहें कि मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट से ढूंढते हुए हम लोग विद्यार्थियों को उचित जो बाल साहित्य है उससे अवगत कराएं और विद्यार्थियों के अंतर्गत जो पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यही होगी कि टीवी और ये इंटरनेट के माध्यम से अगर हम बालकों को बाल साहित्य का अध्ययन करवा भी रहे हैं तो एक बात अध्यापक को और अभिभावक को दोनों को ध्यान रखनी होगी कि विद्यार्थी हैं विद्यार्थी अपने शिक्षा के लक्ष्य से नहीं भटके और विद्यार्थी को जो ज्ञान प्राप्त हो वो सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक अभिभावक को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब लिखिए अपना एक टॉपिक
और हम लोग देख लेते हैं इसी इकाई का आकलन के तरीके। आकलन के तरीके, ठीक है। तो आकलन के तरीकों के अंतर्गत देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं, हम क्योंकि पढ़ना सीखना, पढ़ना हम लोगों ने सीखा है, अब पढ़ना सीखा है वो उसका मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन से तरीकों को एक अध्यापक अपना सकता है। तो ये तरीके हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तरीके परीक्षा में आते हैं। तो आइए कुछ तरीकों की हम लोग बात करते हैं। पहला है परिवेशीय परिवेश में उपलब्ध संदर्भों, चित्रों, एवं अन्य मुद्रित लिखी सामग्री से परिचित होना और अनुमान से पढ़ने का प्रयास करना। देखो पहला तरीका ये बताया जा रहा है कि विद्यार्थी है वो परिवेश में उपलब्ध संदर्भों, चित्रों एवं अन्य मुद्रित लिखित सामग्री से परिचित है या नहीं है। हम एक तरीका विद्यार्थियों के समक्ष ऐसा संदर्भ प्रस्तुत करें, उसके आधार पर वो अपने विचार प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखने से हमें पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों ने कितना पढ़ना सीखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई चित्रों के माध्यम से अगर हम बात करें तो कोई चित्र दिखाकर विद्यार्थियों से पूछा जा सकता है प्रश्न, और विद्यार्थी उसके बारे में जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला तरीका हुआ। दूसरा है पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों में जोड़ना, घर और बाहर दोनों। तो एक आकलन का ये तरीका हो सकता है कि अगर घर में है विद्यार्थी तब भी वो विशेष प्रकार, जैसे कि कोई भी चीज़ें पढ़कर वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। मान लो किसी नाम को ही है, कोई दवाई है, किसी के नाम को ही वो पढ़ता है और उसमें समझ रहा है नहीं समझ रहा उस चीज़ को, या फिर अगर कोई दीवारों पे कोई अनमोल वचन लिखे हुए हैं वो उसको पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ना सीखना हमें विद्यार्थियों को सिखाना है। तो आकलन का ये तरीका अपनाया जा सकता है कि विद्यार्थी उन चीज़ों को पढ़ पा रहा है तो उसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी है वो हर समय एक ही प्रकार का, अगर हम कहें कि मूल्यांकन करते वक्त वो एक भय का अनुभव करते हैं। तो अगर विशेष प्रकार के तरीकों को अपनाया जाएगा तो हम लोग विद्यार्थियों को आकलन में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगला है लिपि चिन्हों को देखकर और उनकी ध्वनियों को समझकर उनमें सहसंबंध बताना। लिपि चिन्ह जो हम ये लिख रहे हैं ये क्या है, लिपि के चिन्ह है। अब इनको बोल रहा है तो ये क्या है, ध्वनि है। अब इनका इससे संबंध बताना ही विद्यार्थियों को आना चाहिए। तो अगर विद्यार्थी अगर लिपि चिन्हों को सही उपयोग, मतलब ध्वनि पर ये ऊ है तो उसको वो ऊ पढ़ रहे हैं, ये ध्वनि चिन्ह है, इसको ये लिपि चिन्ह है, और लिपि चिन्हों को ध्वनि के माध्यम से उच्चारित कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो ये ज्ञात हो जाएगा कि उनको ज्ञान है या नहीं है। इसके अलावा सुनी हुई कहानियां। अब जो सुनी हुई कहानियां हैं, विद्यार्थी है उसको स्वयं सुना पा रहे हैं, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि विद्यार्थियों के अंतर्गत पढ़ने की क्षमता का विकास हुआ है। तो पढ़ने के अंतर्गत सुनी हुई चीज़ों को बोलना भी आता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले श्रवण कौशल की बात करते हैं
उसके बाद बोलने की बात करते हैं, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना है। तो वो दो चीज़ें, सुनना और उनके अंदर बोलना, ये दोनों चीज़ों का विकास होता है, उसके बाद ही विद्यार्थी पढ़ना सीखता है, पठन कौशल का विकास उसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर सुनी हुई कहानियों को वो उच्चारित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर है अगला है दूसरों के विचारों को सुनकर बताना। तो दूसरों के विचारों को सुनकर उसका सही जवाब दे पाना भी विद्यार्थी के आकलन का एक तरीका माना जा सकता है। इसके अलावा पठन के ज्ञानार्जन, पठन के ज्ञानार्जन एवं आनंद की प्राप्ति। विद्यार्थी अगर पठन के द्वारा ज्ञानार्जन कर रहे हैं, विशेष प्रकार का उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है और पढ़ने में वो रुचि ले रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों के अंतर्गत पढ़ना सीखने का कौशल विकसित हो चुका है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक थे। अब आप लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। बाल साहित्य का चयन एवं उपयोग को समझाते हुए आकलन के तरीकों को बताएं। ठीक है, तो आपको ये दो टॉपिक जो मैंने करवाए, इसी को अपने उत्तर के रूप में आपको लिख कर लाना है। और अंत में इस महामारी के दौरान में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।